नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये जीएस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 है, जिसे कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है, जरा बताइए। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि अबुल हसन कुतुब शाह जो था ये गोलकुंडा का शासक था और किस समय था, 1687 में, जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को सीज कर लिया था। सेकेंड स्टेटमेंट में अकबर के बारे में कहा गया कि इसने जो मैरिज की एज होती है बॉयज और गर्ल के लिए, उसको फिक्स करने की कोशिश की थी। सिर्फ कोशिश की थी, कोई पुरजोर प्रयास नहीं किया था। अब इसमें आप बताएं सही कौन सा है। तो देखिए, इसका दोनों सही है, दोनों ही चीजें यहाँ पर सही दिखाई देती हैं। अकबर के द्वारा प्रयास किया गया था लेकिन बहुत ज्यादा दबाव देके कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उस समय जो सामाजिकता थी उसमें अकबर को यह भय था कि उसकी सत्ता न प्रभावित हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें भारतीय इतिहास में हुए युद्धों के बारे में कहा गया है, मतलब युद्धों के नाम दिए हैं, उनको आपको कालानुक्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ बैटल ऑफ स्वाली है, बैटल ऑफ घाघरा है, फर्रुखाबाद की लड़ाई है और अराकेरी का युद्ध है, या इसको अराकेली का युद्ध भी कहा जाता है। देख लीजिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इसका परफेक्ट अरेंजमेंट ए वाला है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। मतलब बैटल ऑफ घाघरा की जो डेट है वो 1529 की है, सुवाली की जो डेट है वो 1612 की है, अराकेली की है 1791 और फर्रुखाबाद की है 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां बताने के लिए कहा गया है कि वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर प्राप्त हुए हैं। ये किस काल से संबंधित है, मतलब इसका जो एक्चुअल यहाँ पीरियड है वो बताना है आपको। तो मेसोलिथिक एज से इसका संबंध है, या फिर पैलियोलिथिक एज से है, नियोलिथिक से है, या फिर ए और सी यानी मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों से है। अब इसमें अगर ध्यानपूर्वक आप देखें तो इसका बी हो जाएगा, पैलियोलिथिक। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको मैच करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैच ये पहले से है। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। यहाँ एक तरफ ग्रंथों के नाम है, दूसरी तरफ उसके रचनाकारों के नाम है। द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद है। तत्वार्थ सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसको उमास्वामी नाम के ग्रंथकार ने रचा था और न्याय दीपिका को रचा था विद्यानंद स्वामी ने, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। अब इसमें ऊपर वाले तो तीनों सही हैं जिसे आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे वाला न्याय दीपिका, तो न्याय दीपिका के रचयिता धर्मभूषण थे और यहाँ विद्यानंद स्वामी का नाम दिया है। अगर हम श्लोक वर्तिका की बात करें तो उसके रचयिता विद्यानंद स्वामी ठहरते हैं। तो इसमें डी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, वो डेट बताइए। और साथ में ये भी पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था। सिर्फ लड़ाई का नाम बताना है। तो इसमें आप देखिए। और 5th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1986 वाला हो जाएगा। हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल वाली जो लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया था। और वैसे भी इसमें पहचानना आसान है, अगर थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो ये यूनेस्को वाला काम कब से शुरू हुआ है, ये 1900 के बाद वाला ही काम है, उससे पहले तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 1761, 1739, 1857 ये सब कहाँ से सही माने जा सकते हैं। ठीक है, तो 1986 ये इसका हो जाएगा। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें आप सभी जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों को पराजित करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर फहराया था, वो जगह का नाम आपको बताना है। तो ये म्यूनिक है, स्टुटगार्ड है, बर्लिन है, बॉन है, ये सब पूछे जा चुके क्वेश्चन है, देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, स्टुटगार्ड। जर्मनी का जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ आप ऐसे समझिए कि मैडम बीकाजी कामा जो है वो जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराई थी। और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ये स्टुटगार्ड में आयोजित किया गया था, तो वहां पर वर्ष 1907 में झंडा फहराया गया था। ये चीज है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ वहाबी आंदोलन के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले तो ये बताया गया है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को दोहरे विचारों के आधार पर संगठित करना था।
अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही ठहरता है? तो मुस्लिम के 4 संप्रदायों के मध्य सद्भाव हो जाए जो कि उस समय विभाजित थे, ऐसा। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि धर्म में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को मान्यता देना चाहिए क्योंकि धर्म की परस्पर विरोधी व्याख्याएं कुरान और अन्य प्रथाओं से ली गई हैं। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ थोड़े उलझे हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा विचार वहाबी आंदोलन के संदर्भ में सही है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अम्मान संदेश जिसे कि 2005 में दुनिया भर के जो प्रमुख इस्लामी विद्वान थे उनका समर्थन प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से 4 सुन्नी संप्रदायों मतलब हनफी, मलिकी, शफी और हनबली और 2 शिया संप्रदाय थे जिसमें जाफरी और जैदी थे, इबादी संप्रदाय, जाहिरी संप्रदाय, इन सबको मान्यता दी गई थी। तो ये चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि इसमें से कौन सी एक कालिदास की रचना नहीं है, ये बताइए। तो महाकवि कालिदास की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, देख लीजिए। मेघदूतम है, इसके बाद रघुवंशम आप देख रहे हैं, कुमार संभव भी है, लेकिन कादम्बरी किसकी है बताइए? कादम्बरी कालिदास की तो नहीं है, इसलिए सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है 7वीं शताब्दी में, वो भी संस्कृत भाषा की है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन असहयोग आंदोलन के निलंबन का कारण था, मतलब उसके सस्पेंड होने की वजह था। तो चौरी चौरा का जो घटनाक्रम था ये आप सभी जानते हैं कि यही मूल वजह थी। मतलब चौरी चौरा का घटनाक्रम होता है, उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक आंदोलन को हिंसा के रूप में तब्दील कर दिया गया और इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें चौरी चौरा कांड जो है इसको हम लिखेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में या मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, भू राजस्व की जितनी भी पद्धतियां हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा। कर पद्धतियां, भू राजस्व पद्धतियां, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ मनसबदारी के बारे में दोनों स्टेटमेंट आप देखिए। इस प्रणाली को फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासन में, यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें शुरू किया था, और मनसबदारों को सम्राट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता था। अब ये 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें से सही की तलाश आपको करनी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, केवल दूसरा, मतलब मनसबदारों को सम्राट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया गया था, ये वाला इसमें सही। और बाकी मनसबदारी प्रथा जो है ये तो अकबर के जमाने में शुरू होती है और मनसबदारों को सम्राट के द्वारा मतलब प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। अहमदाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये एकदम 1 लाइनर वाला क्वेश्चन है, बताइए इसमें। तो अहमद शाह के द्वारा की गई थी। अहमद शाह ने पुराना जो शहर था असवाल, उसके स्थान पे आधुनिक शहर को बसाया जिसका नाम था अहमदाबाद, और उसे अपनी राजधानी बसाया। मतलब कोई भी नया शहर कोई शासक अगर बनाता था तो उसे पहले अपनी कैपिटल बनाता था। तो इसमें से अहमद शाह हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। यहाँ एक तरफ मिनिस्टर दिया है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट दिया है, और इसका संबंध है मुगल काल से। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा मंत्री किस विभाग से संबंधित है, और यहाँ पहले से ही मैच किया हुआ है, लेकिन उसमें से सही कौन सा है सिर्फ इतना आपको खोजना है। तो काजी उल कजात ये जो होता था, इसका डिपार्टमेंट क्या था? सुल्तान के बाद ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, काजी उल कजात। दीवान खैरात ये दान विभाग का मुखिया था। वजीर जो होता था ये राजस्व के जितने भी मामले होते थे उसको देखता था, तो ये राजस्व विभाग का हेड होता था। और मजूमदार जो होता था ये ऋण के रूप में दिए गए धन का हिसाब रखता था। अब इसमें सही कौन सा है बताइए? तो 12th क्वेश्चन जो है इसमें डी हो जाएगा, सब सही हैं, जितने दिए हुए हैं ना सब परफेक्ट है, तो इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि गंगाधर और गंगा लहरी ये 2 रचनाएं हैं, इसके लेखक जगन्नाथ पंडित हैं। अब यहाँ एक सूचना आपको दी गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 पुस्तकें हैं तो उसके रचयिता कौन है। अब ये किस शासक के राजकवि थे? ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है किसके समकालीन थे। तो यहाँ आप देखें, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और हाजी बेगम, इसमें से कौन सा होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ना वो इसमें बी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां के समय में ये थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अमृत बाजार पत्रिका समूह से संबंधित थे और उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे? तो अगर आप पत्रिका की प्रवृत्ति जानते हैं तो आप वैसे भी उसके संपादक या जो लेखक हैं उनकी प्रवृत्ति से परिचित हो जाएंगे। मतलब पत्रिका जो है वो उत्तेजक विचारों को समर्थन देती थी, तो निश्चित रूप से उसका संपादक भी उसी विचार का होगा। तो इसमें आप देखें, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, अरविंद घोष हैं, मोतीलाल घोष हैं और विपिन चंद्रपाल हैं। बताइए इसमें से। यहाँ दिक्कत यह है कि ज्यादातर जो है वो गर्म दिमाग वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष इसका सी वाला राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ दीवान कोही के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि दीवान कोही की स्थापना करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था,
और इस विभाग का मुख्य कार्य था मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि जो है उसको खेती योग्य बनाना, मतलब खेती के लायक अगर नहीं है तो उसको साफ सुथरा करके खेती के योग्य बनाना। इस विभाग के अधिकारी को अमीर कोही कहा जाता था। अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जितना दिया है वो सभी सही है। ध्यान दीजिएगा, ये डिपार्टमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक क्या था। तो तीसरे तीर्थंकर का नाम ही सिर्फ नहीं बताना है, साथ में प्रतीक भी बताना है। अब यहाँ आप एक अगर जानते हैं तो दूसरा आराम से गेस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था अश्व यानी घोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत कौन सा है वो आपको तलाशना है। तो अंग्रेजों के बाद डेन जो थे वो 1620 में भारत आते हैं और सूरत में 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में किया था। उस समय जिन्ना जो थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अब इसके बाद आप देखें 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। इस तरह से 3 स्टेटमेंट है, गलत कौन सा है वो आपको तलाशना है, यहाँ सही की तलाश नहीं करनी। और 17 का जो राइट आंसर है वो इसमें पहला दूसरा हो जाएगा। देखिए इसमें गलत तलाशना था, तो पहला दूसरा हमने गलत किया है, ए वाले ऑप्शन को हमने चुना। असल में अंग्रेजों के बाद डेन जो है वो 1616 में भारत आते हैं, ना कि 1620 में, यहाँ डेट गलत है। और तंजौर का जो ट्रैंको बार है वहां पे 1620 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, आते हैं 1616 में, पहली फैक्ट्री इनकी लगती है 1620 में। और भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी है वो फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित होती है। और रही बात महात्मा गांधी वाले स्टेटमेंट की, तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया था, मतलब ये खुद अध्यक्ष थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सेकंड कर्नाटक वार के बारे में स्टेटमेंट देखिए कि ये युद्ध जो था ये 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया था, लंबा युद्ध था। और इस युद्ध की नींव भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता के कारण रखी गई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वर्ष 1749 से 1754 तक चलता है और इस दौरान अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था। तो आप जानते हैं कि जितनी भी यूरोपीय शक्तियां भारत से बाहर से भारत में यानी यूरोप से भारत में प्रवेश करती हैं, उनमें सबसे चालाक और फुर्तीले अंग्रेज थे। ठीक है, ये जितनी भी बाकी इनके प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसमें आप देखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसका दूसरा तीसरा तो सही है। यहाँ जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा गया था। यहाँ डेट आप देखिए। और 1746 से लेकर 1748 का जो समय है वो पहले कर्नाटक युद्ध का है और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो था उससे ये प्रभावित था। तो 1740 से ये शुरू हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ डेट गलत है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19वें प्रश्न में आपसे यहाँ लिस्ट देकर ये पूछा जा रहा है कि इसका मैच कौन सा होगा। तो एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ जो इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं उनका नाम है। तो R.K. मुखर्जी और बल्लाल देव, जगन्नाथ पंडित, रघुवीर सिंह, इसी प्रकार से यहाँ किताबों के नाम आप देखिए। मालवा इन ट्रांजिशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भोज प्रबंध और रस गंगाधर। मिलाकर देखिएगा कौन किससे मिलेगा। और इसमें अगर आप सही मिलान करें तो R.K. मुखर्जी के द्वारा किसको लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मिला लीजिए दूसरे वाले से। बल्लाल देव ने लिखा है भोज प्रबंध को, तीसरे वाले से मिला लीजिए। जगन्नाथ पंडित ने किसको लिखा है, जगन्नाथ पंडित के द्वारा लिखा गया है रस गंगाधर। और रघुवीर सिंह अब बचे हुए हैं तो इनको मिलाना आसान है। तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि मिरासी जो था ये क्या चीज है। पहली चीज तो मिरासी नाम की किसानों की प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित थी। अब यहाँ पे आपको क्षेत्र बताना है और इसका संबंध किसानों से है, ये बता दिया गया। तो ये किसानों की जो प्रथा थी इसमें कर्नाटक क्षेत्र से इसका संबंध था। यहाँ अलग अलग क्षेत्र दिए हैं तो उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। कर्नाटक इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तमिलनाडु में अडाडे थी, महाराष्ट्र में बारह बलूट थी, कर्नाटक में आपने देखा ही, और उत्तर भारत में जजमानी थी। ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए देश का पहला चिकित्सा इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये आप देखकर बताइए इसमें से कौन सी जगह होगी। तो बेंगलुरु होगा, पुणे होगा, नोएडा होगा या फिर भोपाल होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, पुणे। ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 की बात है, लेटेस्ट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो है उसने एक छत के नीचे जितने भी प्रकार के स्पेशल इलाज के संसाधन होते हैं उसको उपलब्ध कराने की बात की, और इसके लिए जो यहाँ चिकित्सा शहर है उसकी स्थापना की जाएगी, इंद्रायणी मेडिसिटी। इसका नाम है मेडिसिटी, मतलब यहाँ चिकित्सा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मिलेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस परेड जो थी उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया, और इस परेड में कुल कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज जो थी उन्होंने हिस्सा लिया था। अब इसमें आप देखें कौन सा राज्य फर्स्ट था, तो पहचानना आसान है। ये क्वेश्चन जो है 2 पेयर में है, तो इसमें से एक पेयर अगर आपने पकड़ लिया तो काम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। ये सूचना देने का तरीका है कि एक प्रश्न में 2 प्रश्न हमने इन्वॉल्व कर लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश जो है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये मध्य प्रदेश और 12 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश और 10 दिया है, कर्नाटक और 15 दिया है, इसे मेघालय का दिया है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी की बात करेगा तब तो यूपी होगा, और अगर लोकप्रिय श्रेणी की बात करेगा तो उसमें महाराष्ट्र होगा। ये दोनों है, तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल इसका उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन सही होगा, और इसमें कोई भी विकल्प जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जो पेयर है वो आपस में परफेक्ट नहीं है। तो 26 जनवरी 2022 की बात है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पर चुना गया है। और झांकी का विषय क्या था, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये दोनों यहाँ पर झांकी में दिखाए गए थे। दूसरा स्थान कर्नाटक को जो पारंपरिक हस्तकला का पालना वाला मतलब विषय था उस पर प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें हैं, और लोकप्रिय कैटेगरी में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र राज्य होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसके लिए था, तो रत्नाकर हिंद महासागर को कहा जाता था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समय वो मथनी जो थी वो हिंद महासागर में ही डाली गई थी। ठीक है, अब ये पेंजिया और पैंथालासा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे, ये सब पौराणिक बात है। तो हिंद महासागर को मथा गया था, जिसमें से कि बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए, अमृत प्राप्त हुआ, जहर भी निकला, तमाम चीजें, तो इसे रत्नाकर कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी रत्नाकर की ही पुत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2021 में कहां पर आयोजित किया गया था, वो जगह बताइए। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ये कौन सा संस्करण था, मतलब इसका एडिशन भी आपको बताना है। तो यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी गोवा और 7वां, ये 7वां एडिशन है, और ये आयोजित किया गया था गोवा में, मतलब पणजी में आयोजित किया गया था, और 10 से लेकर 13 दिसंबर तक ये चलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी, वो आपको बताना है। तो जनवरी 2022 इसकी डेट दी है, तेलंगाना दिया है। वैसे ही जुलाई 2021 और केरला दिया है, अक्टूबर 2021 दिया है, नवंबर 2021 दिया है। जरा इस पेयर को देखकर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, इसमें हो जाएगा नवंबर 2021 और न्यू दिल्ली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और तीनों को देखकर ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले वाले में कहा गया है कि वर्ष 2021 में छोटा भीम को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया। छोटा भीम आप सभी जानते हैं। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, इसको आस्कर 2020 के लिए आस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि हाल ही में भारत के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल को निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तो इसमें से सही कौन सा है? 26 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा तीसरा तो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा सही है, तो ये अलग ही इंफॉर्मेशन है जिसे कि आपको जानना चाहिए। बी वाले को हमने चुना। पहले वाले में समस्या ये है कि श्री राजीव रंजन मिश्रा जो है, ये महानिदेशक हैं NMCG के, इन्होंने चाचा चौधरी को मस्कट घोषित किया है, न कि छोटा भीम को। चाचा चौधरी के बारे में भी आप जानते हैं, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए नाटे चाचा, और उनके साथ बड़ा पहलवान साबू। ठीक है, तो ये कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, डायमंड कॉमिक्स के, तो उन्हें यहाँ पर इसका ब्रांड एम्बेसडर या मस्कट बनाया गया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया है कि भारत में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया, माफ कीजिएगा, किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य के तौर पर चुना गया, और किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया। मतलब इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं कि कौन सा राज्य जो है वो शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल माना गया है, और किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए, राज्य का नाम और फिल्म का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और रिंग वॉन्डरिंग। ठीक है, इसमें डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं।
देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये जापानी फिल्म को दिया गया है जिसका नाम है रिंग वॉन्डरिंग और इसके निदेशक हैं मसाकाजु कान्योके। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो था इसका 52वां संस्करण ये गोवा में संपन्न हुआ था और इस बार जो इफ्फी है यानी IFFI उसके साथ ब्रिक्स फिल्म समारोह की मेजबानी की गई थी। तो ये चीजें कुछ इसमें अतिरिक्त हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष प्रदर्शन था? सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जो है उसमें भारत की कौन सी पोजीशन है, ये सूचकांक एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें आप देखें, वाराणसी दिया है 91 दिया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ है, इंदौर है, कर्नाटक है, इसमें 2 पेयर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इंदौर को चुना गया है और 101 भारत का जो स्थान है वो 101वां है। तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग काफी पीछे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लगातार 5वें साल इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सबसे साफ सुथरे शहर के तौर पे नवाजा गया है, बड़ी बात होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ 3 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास अयोध्या में किया गया और भारत के महाराष्ट्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। द पावर ऑफ द डॉग ये एक फिल्म का नाम है, मतलब चलचित्र ड्रामा है। तो इसके लिए इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, मतलब इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है 2022 वाला। तो इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो सब परफेक्ट है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव को चुनते हैं, तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि भारत में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है और इस विश्वविद्यालय का निर्माण किस प्राचीन शैली में किया जाएगा। मतलब इसमें प्राचीन जो खासतौर पे मंदिर स्थापत्य की शैली होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो बताइए, यहाँ पर कानपुर और बेसर शैली दिया है, नागर शैली, द्रविड़ शैली इस तरह से दिया है और यहाँ जगहों के नाम दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, मेरठ का जो सरधना है उसके सलावा में मोदी जी के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया और इसकी जो स्थापत्य शैली है वो नागर शैली होगी। क्योंकि ये उत्तर भारत में है तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा एक अनूठी रणनीति जिसका नाम है प्लान स्वीप, इसको अपनाया गया है। हाथियों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, वो सड़क मतलब पटरी क्रॉस करते रहते हैं और रेल एकाएक आ जाती है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी किट का नाम है ओमिश्योर। अब इसमें से सही कौन सा है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ओमिक्रॉन के जांच के लिए मंजूर की गई जो स्वदेशी टेस्टिंग किट है उसका नाम है ओमिश्योर, यहां आप देख रहे हैं। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है ना उसने 9 जुलाई को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता था। और क्यों जीता था, तो वही जंगली हाथियों वाला मामला था। रेलवे पटरियों से दूर रखने के लिए जो रणनीति उसने बनाई थी वो है प्लान बी। ठीक है, तो ये प्लान बी नाम की रणनीति है और इसकी अवधारणा काफी पहले से चल रही थी। मतलब तेज रफ्तार जो ट्रेनें होती हैं उससे हाथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और ये वाला सही है, ओमिश्योर वाला जो है ये परफेक्ट है। अब चूंकि हमें यहाँ सही कथन की तलाश करनी थी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला होना चाहिए, न कि ए वाला। ठीक है, जिसमें कहा गया है टू ओनली। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर को अपशिष्ट मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में 5 स्टार मतलब 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर विजयवाड़ा है, वाराणसी है, जयपुर है और चंडीगढ़ है। इसमें तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, इसका विजयवाड़ा हो जाएगा। कुल 9 शहर हैं जिसमें इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन ये 5 स्टार प्रमाणन से प्रमाणित हुए। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। मिताली एक्सप्रेस के संबंध में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा मिताली एक्सप्रेस नाम की नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, ये स्टेटमेंट है। और दूसरा वाला जो है उसमें कहा गया कि बांग्लादेश में सीमावर्ती रेलवे स्टेशन चिलाहाटी के माध्यम से ढाका को पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने का काम किया जाता है। तो इसमें आप देखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये मैत्री एक्सप्रेस या मिताली एक्सप्रेस जो है, माफ कीजिएगा, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जो है, मतलब मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस जो है वो खुलना से कोलकाता। उसके बाद ये तीसरी यात्री ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो ये 3 है, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसमें फिलहाल सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, दोनों सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं।
दिसंबर 2021 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, इससे किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो व्यक्ति है उनका नाम दिया है और 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मोदी जी को दिया गया है ये अवार्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं जो कि पुलित्जर अवार्ड के बारे में दिए हुए हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए बजफील्ड न्यूज की भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार, इनका नाम है मेघा राजगोपालन, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बताता है कि समाचार पत्रों में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रतिष्ठित लोक सेवा में पुलित्जर अवार्ड को प्राप्त किया है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, ऐसे दिया हुआ है। कोई भी जब अवार्ड दिया जाता है तो उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, मतलब वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें जितने हैं वो सभी सही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में जो पत्रकार है मेघा राजगोपालन, उनके अलावा एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुश्चेक जो है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ भारत मूल से तात्पर्य था, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 36 को देखते हैं। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट हैं, गलत कौन सा है वो आपको देखना है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड, इसने दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन जो है उसको शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव या दूध विलेज घोषित किया है। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है, वहां पे महाशिवरात्रि के अवसर पर 10 मिनट में करीब 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। और 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए करीब 9.41 लाख दियों को जलाने का जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट गया। तो ये चीजें हैं, इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। भारत में किस शीर्ष अंक शास्त्री ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? इस अंक शास्त्री का नाम आपको बताना है, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम बताना है, देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये JC चौधरी है। ठीक है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें अपना स्थान या कीर्तिमान अंकित किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ICC पुरस्कार 2021 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये किसको दी गई है? तो यहाँ व्यक्ति का नाम दिया है और स्थान दिया है, देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना और भारत, स्मृति मंधाना, और ये हैं कहाँ की? तो भारत की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है किस चीज में? तो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स होता है 2021 का, मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, उसके बारे में कहा जा रहा है। बताइए कि भारत कौन सी पोजीशन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा 85वां। अब इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी मालूम होना चाहिए। फिलहाल हम लोग 85वें स्थान पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्री ने भारत की पहली चलती फिरती यानी मोबाइल लेवल 3 जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब ये प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है, वो राज्य का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर भारती पवार जी ने नासिक जिले में पहली बार ये मोबाइल वैन जो है, मतलब मोबाइल लैब है असल में, इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ महाराष्ट्र राज्य पे टिक करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। निम्नलिखित में से सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है और कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ये 2 चीजें आपको बतानी है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला और गुयाना हो जाएगा यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो देश नहीं है वो है गुयाना। तो गुयाना है कहाँ पे ये भी बताइए। देखिए एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यानी वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे स्थित है। और गिनी, गैबून, गिनी बिसाऊ, ये सब जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गुयाना कहाँ पे है, यहां हमने देखा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ कहा गया कि कौन सा बंदरगाह अपने अवस्थित देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बनियास दिया हुआ है जो कि सीरिया में है। त्रिपोली जो है वो लीबिया का बंदरगाह है। इलात जो है वो सऊदी अरब का है और अकबा दिया है ये जॉर्डन का है। बताइए इसमें से कौन सा मिस मैच है? तो 42 का सी वाला हो जाएगा। इलात जो है वो सऊदी अरब दिया है जबकि इलात का होगा इजराइल। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? तो यहाँ 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि बेंगुला करंट जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम नॉर्वेजियन तथा फ्लोरिडा में प्रवाहित होती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है। और न्यू गिनी द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
अब यहाँ आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। तो 43 में दोनों सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है, इन्हें ध्यान से देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो फॉन जो है वो आल्पस पर्वत के क्षेत्र में बहने वाली हवा है, खमसिन जो है वो मिस्र की है, मिस्ट्रल जो है वो राइन वैली में बहती है, और बोरा जो है ये साइबेरिया में बहने वाली पवन को कहा जाता है। तो इसमें गलत आपका मतलब सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत की तलाश करनी है। तो बोरा जो है वो यूगोस्लाविया का जो एड्रियाटिक तट है वहां पर चलने वाली ठंडी हवा है, ठीक है, ये वाला इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, साइबेरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो पलानी जलप्रपात उड़ीसा में है, वाझाचल या वाझाचल इसको कहा जाता है, ये वाटरफॉल है, ये केरल में है, और बरकना जो है वो कर्नाटक में है। तो गलत क्या है? गलत इसका अगर आप ध्यान से देखें तो केवल पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला मतलब पलानी जलप्रपात जो है वो उड़ीसा में नहीं है बल्कि हिमाचल में है, ये गलत दिया है। और ओडिशा में कौन सा है? तो कंदाधार है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच में आता है और कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, तो छोटा नागपुर और क्वार्टजाइट दिया है, दक्कन और मार्बल दिया है, मालवा डोलोमाइट, ये दोनों पेयर दिए हुए हैं, और बुंदेलखंड और नाइस दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसमें मालवा और डोलोमाइट वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं, यहाँ पूछा गया है कि जो दो स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है। तो दक्षिणी चीन सागर ये फिलीपींस और वियतनाम के बीच में जो समुद्री एरिया है उसको कहा जाता है, और रूस का अर्खानजेल्स्क जो है ये बंदरगाह का नाम है, ये बाल्टिक सागर पर स्थित है। इसमें आप दोनों चीजें देखकर बताइए कि सही कौन सा है। तो केवल पहला वाला सही है, ये जो अर्खानजेल्स्क नाम का पोर्ट है ये बेरिंट सागर पर स्थित है और यहाँ पे बाल्टिक दिया है, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और हमें सही चाहिए था, तो सिर्फ पहले वाले को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, कौन सा द्वीप जो है वो लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तो यहाँ तिलनचोंग का नाम है, अगाथी का नाम है, कावारत्ती है और कल्पेनी है, लक्का द्वीप समूह। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो तिलनचोंग हो जाएगा। तिलनचोंग जो है ये लक्का द्वीप यानी लक्षद्वीप समूह जो है, लक्का द्वीप जो है इसको पढ़कर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हिस्सा नहीं है। तिलनचोंग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके आसपास स्थित छोटा सा द्वीप, और ये बसा हुआ गांव भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। अब इसमें आप देखकर बताइए कौन सा इसमें से भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहता है, मतलब कौन सी नदियां। तो नर्मदा और तापी नहीं बहती है, सरयू और गंडक नहीं बहती है, कावेरी या गोदावरी नहीं बहती है, बताइए। देखिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी भारतीय नदी नर्मदा और तापी ये जो युग्म है ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है। बाकी जो चार नदियों के नाम या दो पेयर दिए हुए हैं जिसमें सरयू गंडक है, कावेरी और गोदावरी है, इनका भ्रंश घाटी से कोई लेना देना नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो नहीं बहता है उसका हमें निशान लगाना था ना, तो इसीलिए बी वाले को चुना है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब इसमें से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अब इसका मतलब ये भी है कि ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, क्योंकि डेजर्ट की स्थिति या उसकी अवस्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का प्रतिशत कितना है या वर्षा कितनी होती है। कुल मिलाकर बात ये वर्षा की मात्रा के आधार पर यह तय होता है। तो यहाँ कालाहारी डेजर्ट है, अरब मरुस्थल है, थार है और पेंटागोनिया है, बताइए। देखिए 50 का राइट आंसर पेटागोनिया हो जाएगा, ये शीतोष्ण मरुस्थल है, मतलब टेम्परेट डेजर्ट है, और ये 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहां से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, अष्टमुदी, वेम्बानद और पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली झीलें। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, केरल राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं और सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल राज्य 3 देशों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, और त्रिपुरा ये म्यांमार से 3 ओर से घिरा हुआ है, और सिक्किम की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। तो यहाँ बॉर्डर के बारे में ये क्वेश्चन है, बताइए। देखिए 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला। यहाँ जो सही है उसी की तलाश करनी है। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वो 3 देश आपने देखे। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, न कि म्यांमार से, और सिक्किम की सीमा जो है वो नेपाल, चीन और भूटान यानी 3 देशों के साथ लगती है। तो केवल पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉयल इज ड्यू टू, बताइए। ब्लैक सॉयल का काला रंग किस वजह से होता है। तो इसमें कौन सी चीजें, मतलब कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का डी हो जाएगा, यहाँ जितने दिए हैं वो सब पाए जाते हैं। तो इसमें टिटैनिफेरस, मैग्नेटाइट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और जो मूल चट्टान होती है इसकी, मतलब ये ज्वालामुखी उद्गार से बनती है, तो काले घटक जो पाए जाते हैं उन सब का कारण होता है काला रंग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ दो स्टेटमेंट है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो टुंड्रा जलवायु की विशेषता बहुत कम औसत वार्षिक तापमान वाली है। टुंड्रा जलवायु में वर्षा मुख्य रूप से बर्फ और तुषार वर्षा के रूप में होती है, मतलब जो स्नो और फ्रॉस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। दर्रे जो है वो रास्ते होते हैं, मतलब पर्वतों के बीच में द्वार जैसे होते हैं, और वो दो स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ ये कौन सा पास है जो कि अरुणाचल और म्यांमार को कनेक्ट करता है? तो ये दीफू दर्रा है। ठीक है, इसमें दीफू पास हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ कहा गया कि नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान पाए जाते हैं। ये दो चीजें आपको बतानी है। देखिए 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। मुख्यमंत्री के द्वारा ये काम किया जाता है, मतलब लीडरशिप की जाती है, और जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी अधिनियम के जो प्रावधान है वो दिखाई देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, हम लोग पॉलिटी में एंटर कर चुके हैं। न्यायमूर्ति JS वर्मा भारत के मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और नव सृजित जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, इसके पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा वाला, और पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सही हमें चाहिए था, तो हमने सिर्फ बी को चुना है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे ये मानवाधिकार आयोग के पहले चेयरमैन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ कहा गया कि यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए, और संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी में आता है ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप देखकर बताएं, पेयर दिया है, मतलब कितने महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, पहले तो यही मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब हर हाल में 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो हो जाना चाहिए, और ये लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था, ये भी फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन बाहर कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है? आप बताइए, ये कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है? तो 59 इसका बी वाला हो जाएगा। 102वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये प्रावधान किया गया था, तो इसका बी वाला ऑप्शन चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया कि भारत के द्वारा पहले प्रयोग नहीं की जो नाभिकीय नीति है, मतलब पहले हम हथियार नहीं फेंकेंगे, तो इसको अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल थे, और वायु संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। अब इसमें आप देखकर बताएं, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था, ये एयर क्वालिटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60, देखिए सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहले प्रयोग हम नहीं करेंगे नाभिकीय हथियारों का। ये जो नीति है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में आती है, और वैसे भी हमारी जो नीति है वो इसी टाइप की है, चाहे किसी भी हथियार के प्रयोग की बात हो, पहले हथियार हम नहीं उठाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो भारत का भी रुख परिवर्तित हो रहा है। फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में ये था, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है, और इसीलिए हम बी वाले को चुनते हैं, लेकिन पहले वाले में गलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस साल हुई थी, और किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? ये दो चीजें आपको बतानी है। देखिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला, 2005 और 1977, ये जो वर्ष है इसमें वो सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही है? तो यहाँ तीन नहीं बल्कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, और ये गैर संवैधानिक निकाय है यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह का है, तो ये एक सिचुएटरी बॉडी है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, यानी पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन जो लास्ट वाला 4th वाला है वो गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC जो है वो एक कार्यकारी निकाय है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो यहाँ इसके बारे में जो चौथी इंफॉर्मेशन है वही गलत है, तो इसमें हमने बी वाले को चुना है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है, यानी उसका राशिफल है। निम्नलिखित में से ये कथन किसने कहा था? तो यहाँ नाम दिया हुआ है संविधान के निर्माताओं का, और क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर KM मुंशी हो जाएगा। उनके अनुसार यही कहा गया था कि हमारे गणराज्य का भविष्य प्रस्तावना के द्वारा तय होगा।
क्वेश्चन नंबर 64, वंशधारा जल विवाद जो ट्रिब्यूनल है उसके अंतर्गत शामिल 2 राज्यों के नाम बताइए। देखिए नदियों के बारे में ये है कि वो जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती हैं वो सभी राज्य उसके पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जल संसाधन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा होता है तो ये ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं। अब इसमें राज्य का नाम आप बताइए। देखिए ओडिशा और आंध्र हो जाएगा। वंशधारा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यानी बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 को देखिए, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए। मतलब इंदिरा गांधी मामला था ये, 1975 का था, यहाँ डेट भी आप देख रहे हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से इसका संबंध था। ए वाले ऑप्शन को हमने चुना। 66वें प्रश्न को देखिए, 2011 की जो सेंसस थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला जो है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अभी 2011 का ही सेंसस आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। इस जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो था वो बलरामपुर जिले में। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। अब तो जो नया आंकड़ा अभी रुझान दिखाई दे रहा है नए सेंसस का, अभी एक्चुअल डाटा तो आया नहीं है, तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि लिंगानुपात जो है उसमें महिलाओं की तादाद बढ़ गई है और पुरुष कम हो गए। अब यहाँ आप देखें तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 इसमें दोनों ही सही है। दोनों स्टेटमेंट जो 2011 का सेंसस है उसके बारे में परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर कहा गया कि 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का जो आरोही क्रम है यानी असेंडिंग ऑर्डर है उसमें इसमें से सही क्रम कौन सा है बताइए। मतलब आरोही क्रम का तात्पर्य ये होता है कि सबसे कम वाले को हम सबसे पहले रखते हैं और ज्यादा वाला जो है वो सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ 4 राज्यों के पेयर दिए हुए हैं, उसमें से आपको चुनना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कहा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। तो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है और 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, गलत कौन सा है आप बताइए। तो देखिए 68 का करेक्ट आंसर केवल पहला वाला हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है इसमें, इसलिए हम ए का चयन करते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दमन और दीव में, मतलब दमन दीव जो था ये इसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लक्षद्वीप दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय नगर में या निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन से शहर में सबसे कम रहा है। तो यहाँ बेंगलोर का नाम दिया है, अहमदाबाद है, जयपुर है, लखनऊ है। आप बताइए इसमें से कहाँ पर सबसे कम था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें अहमदाबाद, ठीक है। करीब 65 मिलियन लोग जो है वो मलिन बस्तियों में रहते थे। मतलब ये 2011 का डाटा था और अहमदाबाद में 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम जो मलिन बस्तियों का प्रतिशत है वो दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ कहा गया कि 1991 का जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ था उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन वहीं से हमारे भारत में तेजी से प्रवेश करने लगा, लेकिन यहाँ बारीकी से हमें देखना होगा। तो विदेशी विनिमय कोष जो है उसमें वृद्धि हुई है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है और FDI जो है यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उसका अंतःप्रवाह बढ़ा है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ जो अतिशयोक्ति वाले स्टेटमेंट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन उसमें दिखा दी जाती है कि बहुत ज्यादा कुछ बढ़ गया है, तो ज्यादातर गलत होते हैं। ये एक ट्रिक यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कृषि को कहाँ प्रोत्साहन मिल रहा है, अब तो उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आप देखकर बताइए। देखिए 70 का करेक्ट आंसर पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा वैसे भी दिख रहा है गलत है, ठीक है। कृषि में कमी आई है, मतलब कृषि के शेयरिंग में यहाँ पे कमी आई। पहला दूसरा सही है, यानी ए वाले को हमने चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति ऋण लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, मतलब जो डेप्टर्स होते हैं उनको ये बेनिफिट देती है। और स्वैट इक्विटी शेयर ये साधारण शेयर धारकों को आवंटित किए जाते हैं। अब इसमें आप देखकर बताएं गलत कौन सा है। तो 71 का इसमें से सिर्फ दूसरा वाला गलत है। ये स्वैट इक्विटी शेयर्स जो है ये कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं और यहाँ दिया है कि साधारण शेयर धारकों को दिए जाते हैं। तो यही वाला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए हम यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका दूसरा वाला हो जाएगा। मतलब इनकरेक्ट हमें चुनना था तो हम बी वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है और भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है तत्काल में, ये भी आपको बताना है।
तो पांचवी योजना और ये जो भारत की कर प्रणाली है ये प्रोपोर्शनल है या फिर रिग्रेसिव है या फिर डिग्रेसिव है, किस प्रकार की है ये भी आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला, जो छठवीं योजना थी, इसको प्रगतिशील योजना भी कहा जाता था, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कर प्रणाली हमारी प्रोग्रेसिव टाइप की है, मतलब प्रगतिशील प्रकार की, और छठवीं योजना जो है उसको रोलिंग प्लान के तौर पे देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें से डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि वास्तव में किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है, मतलब तुलनात्मक तौर पे। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केवल सदस्य देशों को ऋण दिया जाता है, मतलब जो उसका मेंबर नहीं है उसको ऋण नहीं मिलेगा। तो आप बताएंगे सही कौन सा है। देखिए 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। लोन लेने के लिए पहले सदस्य बनना पड़ेगा। इसके बाद 74, क्वेश्चन नंबर 74 में 3 स्टेटमेंट है और ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके संदर्भ में कहे गए हैं। तो ये जो सेज होता है इसमें जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात माना जाता है, और सेज में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली जो कंपनियां होती है उनको स्टार्टिंग का जो 5 ईयर का मतलब ड्यूरेशन होता है उसके लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, मतलब उतने समय में टैक्स नहीं देना पड़ता है। और भारत के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संचालित किया गया था। अब इस तरह के इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए कि सही कौन सा है। तो 74 का करेक्ट आंसर इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी सही है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जो विभिन्न स्थान है वहां पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब यूपी में आयोजित हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें से आपको डेट और स्थान देखकर बताना है गलत कौन सा है। तो 75 का राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। यहाँ लखनऊ दिया है और साथ में 1915 दिया है। 1916 में यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, मतलब लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में, वो 1916 में स्थापित हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 1916 का अधिवेशन काफी खास था। 76वें क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ जो हिस्टोरिकल फेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के वो दिए हुए हैं और उनका जो एरिया है वो दे रखा है। तो मिलान ये पहले से ही है, जो मेल न खाता हो कोई एक इसमें से है, बताइए कौन सा। तो देखिए 76 का जो दूसरा वाला यानी बी वाला है वो इसमें से मेल नहीं खाता। शुक्रताल का मेला ये मुजफ्फरनगर का है, न कि पूर्वांचल का। तो यहाँ एरिया ही गलत दिया है, तो बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिसूचना जारी होने की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैलिड होती है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो अब इसमें दोनों चीजें आपको देखनी है। देखिए 77 का सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 5 साल के लिए ये वैध होती है। और 13 ताली जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? 13 ताली भी इसको कहा जाता है, ये राजस्थान का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन होता है 2017 में। उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटीज की संख्या है 12। हुसैन शाह जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक था। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 78 का राइट आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा जो गलत है उसकी तलाश करनी है, तो सिर्फ दूसरा वाला इसमें गलत है। उत्तर प्रदेश में जो 12 स्मार्ट सिटी हैं उसका आंकड़ा दे दिया है, जबकि जो 10 शहर हैं उनका अलग अलग चरण में चयन किया गया है। पहले राउंड में अगर आप देखें तो लखनऊ, दूसरे चरण में कानपुर, आगरा, वाराणसी, तीसरा वाला जो चरण था उसमें प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, चौथे वाले में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, इस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। तो कुल इनकी संख्या है 10 और वही यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। तो इसके सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें कहा गया है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद 79 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, जो इलाहाबाद का किला है। और किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये परिवर्तन कब हुए थे, यहाँ दोनों की डेट आपको बतानी है। और 79 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 1797 और 1833 ये वाला जो पेयर इसमें है वो परफेक्ट, ठीक है। 1797 और 1833 मतलब 1833। 80वें प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो था उसमें प्रधान आरोपी थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। इन्हें उत्तर प्रदेश के बनारस में फांसी दी गई। और उत्तर प्रदेश के नौचंदी मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों ही भाग लेते हैं। नौचंदी मेला मेरठ का है, काफी फेमस है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सिर्फ दूसरा वाला है वही सही है, बाकी जो पहला वाला है वो गलत है। 19 दिसंबर 1927 को
काकोरी कांड के महानायक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। इनको गोरखपुर जेल में जो कोठरी थी वहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। मतलब बड़े ही गुपचुप तरीके से ये सब काम होते थे। जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी होते थे उनको खुलेआम ऐसे मारने की साजिश अंग्रेज भी नहीं कर पाते थे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ दूसरा वाला सही। इसके बाद 81 को देखिए, जा दिन जन्म भयो, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, का धरती धसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन इनका जन्म हुआ, इनकी पैदाइश हुई, उस दिन धरती जो है वो 2.5 हाथ नीचे धस गई। अब ये जो उक्ति या लोकोक्ति है, ये किस ऐतिहासिक विभूति की ओर इंगित करती है? मतलब वहां जो ब्लैंक स्पेस है उसमें नाम भरना है, तो इसमें आल्हा हो जाएगा। ठीक है, आल्हा उदल ये दोनों वीर भाई थे, मतलब बेजोड़ बहादुर थे, और उन्हीं के बारे में मतलब इतने बहादुर थे कि उनके पुरुषार्थ से धरती जो है वो 2.5 हाथ नीचे धस गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये 2 चीजें आपको बतानी है, दोनों जिलों के नाम बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका 82वें का। मतलब ये झांसी और गाजियाबाद वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, झांसी और गाजियाबाद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए, भीतरगांव मंदिर जो है, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में हुआ था और पत्थरों को काटकर बनाया गया यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल 8 जनपद, मतलब 8 महाजनपद स्थित हैं। तो इसमें से बताइए कि सही कौन सा है। देखिए 83 का सिर्फ दूसरा वाला सही है, ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक। यहाँ सही कथन की हमें तलाश करनी थी, तो यहाँ जो आंसर दिया है वो कुछ गड़बड़ है। असल में पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसमें कहा गया कि पत्थरों को काटकर निर्मित जो भारत के प्राचीनतम मंदिर है उसमें से ये एक है, जबकि ये ईंटों से बना हुआ है। तो इसमें गलत की तलाश करनी है। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करनी है, तब हम बी वाले को चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है और उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय था महिला सशक्तिकरण, जबकि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022-21 में उत्तर प्रदेश का स्कोर है 60। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो 84 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा वाला इसमें गलत है, बाकी जितना है वो सही है। असल में विषय क्या था? आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, मतलब आत्मनिर्भरता से हम सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगे, ये इसका मेन यहाँ पे मोटो था। तो यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, काम करने में सक्षम है, उनका परसेंटेज कितना है। तो ये परसेंटेज काफी कम है, 23.7% मात्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फिर डी वाला होना चाहिए। इसके बाद 86 को देखिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है या उपयोगी माना जाता है, और मकड़ियों के द्वारा जो रेशम प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें 2 चीजें आपको बतानी है। देखिए 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर और गोसामेर। ठीक है, गोसामेर जो रेशम होता है ये मकड़ियों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और सल्फर ये सरसों का जो फली होता है उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद 87 को देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का। 2 एक जैसे बल्ब किस प्रकार से जोड़ने पर ज्यादा रोशनी देंगे? तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए? बताइए, सीरीज में जोड़ा जाए या पैरेलल ऑर्डर में? तो इसका 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला, मतलब समांतर क्रम में अगर वो जुड़े होंगे तो वो ज्यादा रोशनी देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, जबकि मनुष्य का कान जो है वो 1000 हर्ट्ज के लिए जो ध्वनि होती है उसको सबसे अच्छे तरीके से सुन सकता है। सुनने की दृढ़ता ये 1/10 सेकेंड होती है, मतलब 1/10 सेकेंड का मतलब है सेकेंड का 10वां हिस्सा। और दृष्टि की जो दृढ़ता होती है, मतलब जो इसका प्रेसिस्टेंस होता है वो 1/3 सेकेंड, मतलब 1/3 ऑफ 1 सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड का 1/10वां हिस्सा होता है। बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 को आप देख रहे हैं, केवल पहला वाला इसमें से गलत है। आप सभी जानते हैं कि हरे रंग के लिए सबसे अच्छी जो सुग्राहिता है आंखों की वो पाई जाती है, और इसको देखने के लिए आंखों को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए हरी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है।
ठीक है, ये आंखों को सुकून इसीलिए देता है क्योंकि इसको देखने के लिए हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक, तो पहला वाला इसमें गलत है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें ए का चयन करते हैं। थोड़ा सा विकल्पों में फर्क है, इधर वाले में ए का चयन करते हैं और इधर वाले में बी का चयन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ देखें, सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी जो है उसमें निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल होता है, मतलब कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। और जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम प्रतिरोध को दर्शाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा और कंडक्टर हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो करंट आसानी से फ्लो करती है, तो ऑब्वियसली वो कंडक्टर ही होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और चालक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है और अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 बैक्टीरिया कौन से हैं। उन दोनों बैक्टीरियाज के भी नाम आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लिपिड। ठीक है, लिपिड जो है इसका संबंध सेलुलोज से है। और बाकी 2 बैक्टीरियो के नाम अगर आप देखें तो एस्केरिया कोली है और एग्रोबैक्टीरियम है, ये 2 बैक्टीरिया हैं, तो डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का स्रोत होता है। तो यहाँ अंडा, दाल, सेब, मछली दिया हुआ है, आप बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर इसमें से अंडा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जितने प्रकार के एमिनो एसिड हैं लगभग सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ कहा गया कि कौन सा सही नहीं है, आप बताइए। तो 10 दिनों से ज़्यादा उपवास करने पर लिवर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व लिथियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें आप देखिए कि गलत कौन सा है। तो 92 में दोनों गलत हैं। देखिए 10 दिनों से ज़्यादा अगर आप उपवास करेंगे तो लिवर में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है और खाना आप नहीं खाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये गलत है। और तुलसी के पौधे वाला भी गलत है। इसमें जो फिनॉल और फ्लेवोनाइड होता है उसकी वजह से औषधीय गुणवत्ता पाई जाती है, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किस चीज़ से, मतलब जो वाटर बॉडी है उसमें पॉल्यूशन मौजूद है, इसको कैसे नापते हैं। तो 93 का राइट आंसर बी होगा। इसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में उसी के आधार पे नापा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के स्तर को देखा जाता है, उसी के आधार पे ये तय किया जाता है कि पानी कितना प्रदूषित है। 94 को देखिए, यहाँ पर खनिज और उद्योग जो है मतलब बड़े पैमाने पर जिस खनिज का जिस उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है वो दिया है। अब इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो चूना पत्थर इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सही है। तांबा जो है ये विद्युत के सामान बनाने के लिए यूज होता है। बॉक्साइट जो है उससे सिक्के बनते हैं, घंटी बनती है, बर्तन बनते हैं और मैग्नीज से इस्पात बनता है। तो बताइए। देखिए 94 का इसमें सी वाला हो जाएगा। बॉक्साइट का जो दिया है, बॉक्साइट का इस्तेमाल सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में प्रायः नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सी वाले को चुना। बॉक्साइट हमें हवाई जहाज के जो पार्ट होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 95 को देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो है इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, मतलब ये मेनली कहाँ से निकलता है। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। जो सड़ती हुई वनस्पति और पशु पदार्थ होते हैं वहां से इसका उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है और इसका सर्वाधिक इसमें यह भी बताना है आपको कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है वो कौन सा है। मतलब इसमें 2 चीजें आपको देखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है और दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल देखना है। तो इसमें तत्वों के नाम आप देख लीजिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। चुकंदर जो है यानी बीट रूट जो होता है वो हॉट रॉट नाम का रोग इसको ग्रसित कर लेता है, खराब कर देता है। तो ये किस तत्व की कमी से होता है। ये कोई फंगस या बैक्टीरिया से लगने वाला रोग नहीं है, बल्कि एक खास तत्व की कमी से हो जाता है। तो ये हॉट रॉट कैसे होता है। देखिए 97 का करेक्ट आंसर इसमें बोरान की कमी से होगा। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। बोरान की जब कमी हो जाती है मिट्टी में तो उसकी वजह से हार्ट राट नाम का जो रोग है वो चुकंदर को खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, दोनों को देखकर बताना है कि सही कौन सा है। तो कौन सा इसमें से देख लीजिए। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के लवणीय जल का घनत्व ज्यादा होता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन लगने लगता है और इसकी वजह से जब अब आप नदी से समुद्र की ओर एंटर करेंगे तो आप जो नाव है वो ऊपर की ओर उठ जाएगी या जहाज जो है वो कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही सही। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी जो है इसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। जो एंटोमोलॉजी होती है उसमें पेस्ट का अध्ययन करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ पेस्ट्स। और सर्पेंटोलॉजी में हम लोग सर्पेंट्स का अध्ययन करते हैं। तो सही कौन सा है।
और 99 का इसमें डी हो जाएगा, जितने दिए हैं वो सब सही है। 100 को देखिए, इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन करिए। तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में है, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है और राजाजी जो है वो उत्तराखंड में। तो आप बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला दूसरा सही है, इसमें आप देख रहे हैं पहला दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। राजाजी टाइगर रिजर्व मतलब ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है इसका नाम, तो ये उत्तराखंड में है। ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन दिया है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं, कौन सा कथन सही है इसमें आपको देखकर बताना है। दो स्टेटमेंट है। तो भारत के कृषि उत्पाद बाजार और वाणिज्य विधेयक 2020 में आवश्यक वस्तुओं, संविदा कृषि, कृषि उत्पाद और विपणन समितियों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है वो सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्र है, जहां पर वनावरण 97% है। ये जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे हाईएस्ट है। तो अब देख कर बताइए कि सही कौन सा है। तो दोनों सही है, दोनों इन्फॉर्मेशन सही है और दोनों एक साथ कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल यानी सुंदरबन आर्द्रभूमि तथा छोटी जो मतलब सबसे छोटा जो रामसर स्थल है यानी रेणुका आर्द्रभूमि, ये कौन से राज्य में स्थित है। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल और हिमाचल वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक अगर आपको पता है तो दूसरा आप आराम से इसमें गेस कर सकते थे। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो स्वतंत्रता से पहले लगभग ये बात है सन 1855 की, पेगू के वन अधीक्षक थे डॉक्टर क्लेलैंड, उनकी सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। ये पहली बात। दूसरा ये है कि पहली वन नीति जो है वो 1894 में डॉक्टर वोलकर की सिफारिश पर तैयार की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसमें जितने दिए हैं वो सभी सही, ठीक है, जितने ऑप्शन दिए हैं वो सब परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया था। स्टैब्लिशमेंट की डेट थी 1986, ये आप सभी जानते हैं, तो क्वेश्चन ईजी था, पहले वाले को चुनते हैं। 105 को देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक विश्व धरोहर स्थलों को व्यवस्थित करना है आपको। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन है, सुंदरबन है, आप देखकर बताएं। देखिए इसमें ग्रेट हिमालयन जो है वो सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद हम रखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स को, फिर अंत में रखेंगे सुंदरबन को, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम परफेक्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए, फोल्क सॉन्ग दिया है और स्टेट का नाम दिया है। अब इसमें से कौन सा गलत है वो आपको देखकर बताना है। तो बसंत गीत उत्तराखंड का है, छकरी कर्नाटक का है, झूमर जो है वो पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां का है, और जिकिर जो है वो असम का है। आप देखकर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर 106 का बी वाला हो जाएगा। ये जो छकरी दिया है ना ये कश्मीर का है, ना कि कर्नाटक। यहाँ आप देखिए राज्य का नाम सीधा उत्तर से दक्षिण पहुंचा दिया तो गलत हो गया। और वीरगासे जो है ना ये कर्नाटक का है। इसके बाद 107 को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द नवग्रह टेम्पल लोकेटेड। नवग्रह मंदिर जो है या टेम्पल वो कहाँ पर लोकेट करता है, स्टेट का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा, ठीक है, असम राज्य में ही स्थित है। 108 को देखिए, यहाँ पर एक तरफ क्रॉप दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी वेराइटी दी हुई है। तो ये फसलों की जो वेराइटीज होती हैं इनके नाम याद करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। कुछ फसलों के नाम मतलब जो वेराइटीज के नाम है वो आपस में मैच कर जाते हैं। फिलहाल देखिए चने का दिया है, मूंग का दिया है, मसूर है और मटर है। यहाँ सम्राट, मोती, गरिमा और अपर्णा है, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का मिलान कर लेते हैं सी वाले के हिसाब से, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही मैच है, इसमें आगे पीछे भी आपको नहीं करना है। वैसे ये जो मोती यहाँ आप देख रहे हैं ये चावल की भी नस्ल है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सावधानी से इसमें सिलेक्शन करना चाहिए। अगर चावल विकल्प में दिया होता तो ये दोहरा ऑप्शन हो जाता। इसके बाद 109 को देखते हैं, यहाँ पर पेयर दिया हुआ है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में है। दीपा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां पर प्रचलित है। कुरुवा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। पोंडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में है, और बीवर जो है ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का वहां पर फेमस है, मतलब प्रचलित है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देती है। अब यहाँ आप देखकर बताएं कि कौन सा गलत है। तो 109 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। कुरुवा जो है ये झारखंड में प्रचलित है और वाल्टरे जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। इसके बाद नेक्स्ट 110, कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जिलों के साथ कौन सा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा काम करता है, यहाँ उसके साथ भी जिला दे दिया है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
110 को देखिए, इसमें सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र जो है वो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल तीनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि ये राज्य जो है ये उत्तरी है और सोनभद्र बिल्कुल दक्षिण में है, तो यहाँ ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ ये गलत आंसर दिया है, इसका सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर की सीमा ये तीनों राज्यों से लगती है, ये ध्यान दीजिएगा। जरा आप बताइएगा, सोनभद्र अगर किसी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो वो कौन सा राज्य है, और अगर नहीं करता है तो नो में आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल सहारनपुर ये तीन जो राज्य हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ अपनी साझा करता है, बताइए। तो मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल और झारखंड दिया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा इसकी लगती है, और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और कौन सा सरसों उत्पादन में टॉप पर है, मतलब पहले स्थान पर है। अब इसमें राज्यों के पेयर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा ए वाला, महाराष्ट्र और राजस्थान। मक्का उत्पादन में अगर हम देखें तो टॉप 3 जो स्टेट है उसमें कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। रेपसीड और सरसों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, अब यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो अर्श जो है वो शिवम का पिता है और ध्रुव बिमला का पुत्र है। ईश्वर अर्श के पिता हैं, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला का ईश्वर से किस प्रकार का संबंध है? तो बहू का संबंध है, इसमें आप कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। ये खून के रिश्ते जो है इसमें जोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर काम करना चाहिए। पहले कनेक्शन, जैसे अर्श जो है वो शिवम का पिता है तो यहाँ आप ऐसे फादर ऑफ शिवम, उसके बाद फिर ध्रुव जो है वो बिमला का पुत्र, मतलब बिमला ध्रुव की माता है, ऐसे आप जोड़ेंगे ना तो आपस में संबंध जुड़ जाएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर डॉटर इन लॉ हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है जैसे दूसरा पहले से कनेक्टेड है। तो सियार का संबंध हाउल से है। सियार जो है वो जब बोलते हैं, मतलब रोते हैं, तो हुआ हुआ की आवाज करते हैं, उसको हाउल कहा जाता है। हालांकि असली हाउलिंग जो है वो भेड़िए और कुत्ते करते हैं। और उसके साथ साथ दिया है बारिश का संबंध किससे है, तो देख लीजिए। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 114 का पैटर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अनुवाद जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसको जाने दीजिए। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पैटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ आवाज से तात्पर्य था, कौन सा जीव या कौन सी चीज किस तरह की आवाज करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लार्वे, और इसको हम लिख सकते हैं 15,19512। तो उसी प्रकार से अगर इंसेक्ट को देखें, ये लार्वा जो है इनको किस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ आप देख रहे हैं 15 मतलब 15, 1, 9, 5, 1, 2। वैसे ही इंसेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी कोडिंग आपको करनी है। तो कोडिंग अगर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 3, 13, 8, 2, 24, 7, यानी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 116 को देखिए। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की कुल आयु 61 साल थी, कुल आयु, और अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु कितनी थी, ये पीछे वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो 116वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 साल। उस समय सुवर्णा जो थी वो 27 साल की थी। तो अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि अमित कितने साल का था, तो 3 घटा लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 117वें प्रश्न में एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसके स्थान पर सही संख्या भरनी है। तो इस बॉक्स को आप देख लीजिए। ठीक है, ये बॉक्स जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब बताइए, देखिए 117 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से 162 वाला यहाँ पर भरेंगे 162। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि यदि कोड भाषा में पॉसिबल को लिख सकते हैं QNTRJAMD, तो उसी प्रकार से स्पेसिफिक को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ये कोडिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से तुलनात्मक तौर पे आसान होते हैं। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, TOFBJEJB। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। जो एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है और इसको सही बनाने के लिए 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो किनका बदलाव आपस में करना है ये आप बताइए। देखिए 119 इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, मतलब गुणे का निशान और जो माइनस का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और जो सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है उसको आपस में बदल दीजिए और 6 और 12 जो संख्याएं दी हैं उसको आपस में बदल दीजिए। तो ये समीकरण जो है ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन चुना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 120, और यहाँ पर एक शीट दी हुई है जिसमें रेखाओं को अनुदिश मोड़ने से बनने वाले पासों का चयन आपको करना है।
मतलब इसमें जो लाइनें बनी हुई हैं उनको अगर हम मोड़ें, मतलब अनुदिश मोड़ दें, तो इससे बनने वाले पासे कौन से हो सकते हैं। तो पहले ऊपर खुला हुआ एक जो ब्लॉक दिया है, मतलब ब्लॉक का समूह दिया है, इसी से आपको पासे बनाने हैं। देख लीजिए, यहाँ 4 अलग अलग प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है, यहाँ पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी और सी दोनों, इसमें ये दोनों ही चीजें संभव हैं। माफ कीजिएगा, इसका जो बी वाला ऑप्शन है और सी वाला, ये दोनों ही संभव है। दोनों तरह के पैटर्न बन सकते हैं और इसीलिए हमने इसमें बी का चयन किया है। तो यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।